हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री ए एनालिसिस में। हम पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने अब तक पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लिया है। हमने शुरुआत में देखा था कि हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और इनमें से हमने 2 का अध्ययन कर लिया है। आज हम नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। नव पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो आपके 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व है। कब से लेकर कब तक है? 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक जो है पाषाण काल, नव पाषाण काल का समय माना जाता है। अब हम नव पाषाण काल की कुछ विशेषताओं, उनके स्थलों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में हुई। देखो, नव पाषाण काल की जो शुरुआत है या न्यूलिथिक एज की जो शुरुआत है वो 9000 ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है विश्व स्तर पर। लेकिन भारत के स्तर पर जो है 7000 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 7000 ईसा पूर्व में भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है, जबकि विश्व स्तर पर जो है नव पाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लोवाक या लुबाक ने किया। देखो, नव पाषाण काल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो सर जॉन लोवाक ने किया था। विश्व स्तर पर जो सर जॉन लोवाक ने नव पाषाण शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नव पाषाण कालीन प्रथम स्थल या औजार की खोज ली मैसूरियार द्वारा की गई। भारत में जो है नव पाषाण कालीन स्थल की जो सबसे पहले खोज है वो किसके द्वारा की गई? ली मैसूरियार द्वारा। ली मैसूरियार द्वारा भारत में सर्वप्रथम नव पाषाण कालीन स्थल की खोज या औजार की खोज की गई। और ये जो स्थल है ये इलाहाबाद है। कौन सा स्थल है? इलाहाबाद, जो टोंस नदी घाटी में स्थित है। और यहाँ से उसने पोलिस्टार सेल्ट प्राप्त किया। पोलिस्टार सेल्ट या उपकरण प्राप्त किया। पोलिस्टार यहाँ से पोलिस्टार सेल्ट या उपकरण प्राप्त किया। ठीक है, और ये उपकरण किससे संबंधित है? नव पाषाण काल से संबंधित है। किसने खोज की? ली मैसूरियर ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में, टोंस नदी घाटी में। ठीक है, इसके बाद में नव पाषाण काल की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं हम। देखो, नव पाषाण काल में कृषि एवं स्थायी निवास का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कृषि की शुरुआत कब हुई? नव पाषाण काल में। साथ ही जो है मनुष्य ने स्थायी रूप से निवास करना कब शुरू किया? नव पाषाण काल में। ठीक है, पत्थर के औजारों को पालिशदार एवं घर्षित करना। इसके अलावा जो पत्थर के औजार है उनको सर्वप्रथम पॉलिशदार और घर्षित करना, उनको घर्षित करना या उनको जो है रगड़कर जो है समतल करना या उनको पॉलिशदार चमकीले बनाना कौन से काल में शुरू किया? नव पाषाण काल में। मर्दफांड का बनाना। देखो, इससे पहले के जो काल थे, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल थे, उस काल तक जो है मर्दफांडों का निर्माण नहीं होता था। लेकिन सबसे पहले नव पाषाण काल में आकर मनुष्य ने मर्दफांडों का निर्माण करना शुरू किया। इसके साथ ही पशुपालन हालांकि मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो है पशुपालन की शुरुआत आपके नव पाषाण काल से ही मानी जाती है। साथ ही अग्नि का जो है उपयोग बढ़ा। अग्नि से व्यक्ति जो परिचित है वो उच्च पुरा पाषाण काल में हो गया था, और अग्नि के प्रयोग से परिचित है वो मध्य पुरा पाषाण काल में हो गया था। लेकिन अग्नि के जो उपयोग का जो विकास हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ था। तो इस प्रकार बहुत सारे परिवर्तन हुए थे नव पाषाण काल में। बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, मतलब बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ था। इसी कारण जो है गार्डन चाइल्ड ने इस काल को जो क्या कहा है? नव पाषाण क्रांति। इसी कारण से जो है गार्डन चाइल्ड नाम के विद्वान ने इस काल को क्या कहा है? नव पाषाण क्रांति। नव पाषाण क्रांति। देखो, क्रांति शब्द का क्या अर्थ होता है? क्रांति शब्द का अर्थ होता है किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। और हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जैसे कृषि एवं स्थायी निवास का प्रारंभ, पत्थर के औजारों को पालिशदार और घर्षित करना, मर्दफांड का बनाना, पशुपालन और अग्नि के उपयोग का विकास। ये कुछ ऐसे परिवर्तन थे जो पहले नहीं थे और बहुत ही क्रांतिकारी थे। इसलिए गार्डन चाइल्ड ने इसे नव पाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है,
पाकिस्तान स्थित पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका काल 7000 ईसा पूर्व का है। अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले कृषि का जो अवशेष हमें मिले हैं नवपाषाण काल में, वो कहाँ से मिले हैं। तो कृषि के जो सबसे पहले अवशेष हमें मिले हैं वो पाकिस्तान में स्थित पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत से मेहरगढ़ नामक स्थान है, वहां से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और कितने प्राचीन हैं वो 7000 ईसा पूर्व, लगभग 9000 साल के लगभग जो है प्राचीन हमें अवशेष वहां से मिले हैं। हाल ही में लाहौरा देव जो संत कबीर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां से 9000 से 8000 ईसा पूर्व के खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। परंतु अभी ये शोध का विषय है, अभी तक इनके बारे में पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। और जब तक इनके बारे में क्लियर नहीं होता है तब तक जो है हम भारत में कृषि का जो सबसे प्राचीनतम स्थल है वो मेहरगढ़ को ही मानेंगे। अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो किसको मानेंगे, लाहौरा देव को। लेकिन अभी जो है ये शोध का विषय है, अभी इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो कृषि के जो हमारे प्राचीनतम साक्ष्य हम अभी तक जो मानेंगे वो किसको मानेंगे, मेहरगढ़ को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोची के मैदान में स्थित मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार तथा बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये जो बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, वो कोची के मैदान में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोची के मैदान में स्थित है। और यहाँ पर बहुत मात्रा में जो गेहूं होता है, इसलिए इसको बलूचिस्तान का अन्न भंडार भी कहा जाता है और बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। किसको, मेहरगढ़ को। ठीक है, मेहरगढ़ में नवपाषाणकालीन गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब मेहरगढ़ में जो नवपाषाणकालीन स्थल मिला है वहां से गेहूं की 3 किस्में मिली हैं। गेहूं की 3 किस्में मिली हैं, जबकि जौ की 2 किस्में मिली है। ठीक है, जो विश्व में प्राचीनतम फसल जौ को माना जाता है। और इसी आधार पर जो विश्व की जो प्राचीनतम फसल है वो किसको माना जाता है, जौ को माना जाता है। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो मेहरगढ़ में जो है लगभग 7 लेयर प्राप्त हुई है, जो स्तर प्राप्त हुए हैं, खुदाई के जो 7 स्तर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और ये स्तर अलग अलग काल से संबंधित है। तो ये जो स्तर है वो नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक विकसित है। ठीक है, और माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास है वो मेहरगढ़ की सभ्यता से, जो मेहरगढ़ के जो स्थल है उन्हीं से इनका विकास हुआ था। ठीक है, मेहरगढ़ में के द्वितीय काल से गेहूं, जौ, अंगूर एवं कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ का जो द्वितीय संस्तर है या द्वितीय काल है, वहां से गेहूं, जौ, अंगूर और कपास की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रकार मेहरगढ़ से कपास उत्पादन का विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जो विश्व में जो कपास का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। संभवतः हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ एवं कपास की खेती मेहरगढ़ के पूर्वजों से ही सीखी थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास अब विद्वानों ने मानना शुरू कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता विकास ही जो है मेहरगढ़ की सभ्यता से हुआ है। और चूंकि जो है इससे इसका विकास हुआ है, इसलिए गेहूं, जौ एवं कपास की जो खेती हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी वो उन्होंने मेहरगढ़ के पूर्वजों से ही सीखी थी। ठीक है, चूंकि भारत में सर्वप्रथम कृषि मेहरगढ़ से प्रारंभ हुई थी, इस प्रकार मेहरगढ़ को ही भारत में स्थायी निवास का प्राचीनतम साक्ष्य भी माना जाता है। भारत में जो है खेती का सर्वप्रथम प्रमाण है आपके मेहरगढ़ से मिला है। तो जो है ये क्लियर है कि जहाँ पर सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई होगी वहाँ स्थायी निवास की भी वहीं से शुरुआत हुई होगी। ठीक है, तो स्थायी निवास का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भी कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो नवपाषाण काल के जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं सबसे प्राचीन, वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। वैसे जो है पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मध्यपाषाण काल से मिलते हैं। लेकिन नवपाषाण काल के जो प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। और पालतू भैंसे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भी कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी में आधुनिक इलाहाबाद जिला में कोल्डी हवा, चौपानी मांडो और महागरा महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। देखो उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी क्षेत्र है वहां से 3 महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। एक है कोल्डीवा, दूसरा चौपानी मांडो और तीसरा है महागरा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। कोल्डी हवा नामक स्थान से वन्य एवं कृषिजन्य दोनों प्रकार की धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और इसका समय कब है, 5000 ईसा पूर्व। कब है, 5000 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार जो गेहूं और जौ के जो साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। लेकिन धान या चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपके कोल्डी हवा से मिले हैं। और कोल्डी हवा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। और ये कितना पुराना यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, 5000 ईसा पूर्व।
बेलन नदी टोंस की सहायक नदी है, और ये बेलन नदी जो है टोंस की सहायक नदी है। चौपानी मंडो नामक स्थान से चाक निर्मित मर्दभांडों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो पहले जो मर्दभांड है वो हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन चाक निर्मित मर्दभांड के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? चौपानी मंडो से। कहाँ से मिले हैं? चौपानी मंडो से। और चौपानी मंडो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, बेलन घाटी में। बैलगाड़ी के पहिए के प्राचीनतम साक्ष्य भी नवपाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। तो बैलगाड़ी का जो पहिया है उसके प्राचीनतम साक्ष्य भी कब मिलते हैं? नवपाषाण काल से ही मिलते हैं। इससे पहले बैलगाड़ी के पहिए का कोई अवशेष नहीं मिला है। महागरा से गौशाला एवं धान एवं जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महागरा से गौशाला के अवशेष मिले हैं, साथ ही धान एवं जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। महागरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार में जो प्राप्त हुए हैं नवपाषाणकालीन स्थल, इसके बारे में। बिहार में जो नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें चिरांद है, सेनवार है, चेचर है और ताड़िये है। ये मुख्य जो है बिहार से प्राप्त नवपाषाणकालीन स्थल है। चिरांद से जो है मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं, मृग या हिरण के सिंगों के छल्ले मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चिरांद। और चिरांद कहाँ है? बिहार में स्थित है। चिरांद कहाँ है? बिहार में स्थित है। जॉन लुबाक ने असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से नवपाषाणकालीन स्थलों की खोज की है। असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है वहां से जॉन लुबाक ने नवपाषाणकालीन स्थलों की खोज की है, और यहाँ पाषाण काल में ही झूम कृषि का प्रचलन था। तो असम क्षेत्र में जो है जॉन लुबाक के अनुसार झूम कृषि का प्रचलन था नवपाषाण काल में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कश्मीर में स्थित जो स्थल है उनके बारे में। कश्मीर में जो दो मुख्य स्थल है नवपाषाण काल के वो है बुर्जहोम और गुफरकाल। बुर्जहोम और गुफरकाल, इन दोनों स्थलों से गर्त निवास, मर्दभांड की विविधता, कृषि उत्पादन, पशुपालन, प्रशस्त्र व अस्थि उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम और गुफराल थे, गुफकराल से। और गुफकराल और बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। इन दोनों स्थलों से सूक्ष्म प्रशस्त्र उपकरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं। इन दोनों स्थलों से सूक्ष्म प्रशस्त्र उपकरण जो है बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। जो सूक्ष्म प्रशस्त्र उपकरण जो मध्य पाषाण काल की विशेषता थी वो इन क्षेत्रों से बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भुर्ज वृक्ष। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा किया गया। बुर्जहोम का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया? डी टेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया, जो येल कैम्ब्रिज जो दल के जो है सदस्य थे। येल कैम्ब्रिज दल के जो सदस्य थे डी टेरा और पीटरसन, उसके द्वारा बुर्जहोम का उत्खनन करवाया गया। और बुर्जहोम का जो शाब्दिक अर्थ है वो भुर्ज वृक्ष है, जो कश्मीर में बहुतायत से पाया जाता है। ठीक है, बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। कहाँ से? बुर्जहोम से। ठीक है, गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुम्हार की गुफा। इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में A.K. शर्मा द्वारा किया गया। गुफकराल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? A.K. शर्मा द्वारा किया गया। गुफकराल में मर्दभांड रहित गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो गुफकराल में जो है मर्दभांड रहित गर्त निवास, ऐसा गर्त निवास मिला है जिसमें मर्दभांड नहीं थे। ठीक है, कहाँ से? गुफकराल से। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में भी नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं। उनमें देखो मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिकलीहल, संगेन, कल्लू, टेकलकोटा, करपागल्लू जो कर्नाटक में है, उतनूर व नागार्जुनकोंडा, पेमपल्ली आदि नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हैं। कहाँ से? दक्षिण भारत से। इनमें संगेनकल्लू और नागार्जुनकोंडा दक्षिण भारत में प्राप्त नवपाषाणकालीन नवीन स्थल है। दक्षिण भारत में जो नवीन नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं कौन कौन से हैं? संगेनकुल्लू और नागार्जुनकोंडा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने आज नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन किया और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।